नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो स्टार्ट करते हैं वेयरहाउसिंग चैप्टर का रिवीजन। तो हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट चैप्टर में ये चीज पढ़ी थी कि यार एक इंपोर्टर के पास दो ऑप्शन होते हैं। गुड्स आ गया, उसके बाद उसके पास दो ऑप्शन है। एक तो बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकता है फॉर होम कंजम्पशन, जिसमें वो अपना माल कस्टम से छुड़वा के ले जाएगा और अपना पेमेंट ऑफ ड्यूटी करके लेके जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक उसके पास ऑप्शन होता है कि वो वेयरहाउसिंग करवा सकता है गुड्स की, कि वो वेयरहाउस रखवा ले माल कस्टम के वेयरहाउस में और उसे ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी। जब वो वेयरहाउस से होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवा के लेके जाएगा तब उसे ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो अब गवर्नमेंट को क्या रिस्क है? देखो, अगर होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवा के ले गया तो ड्यूटी पे करके जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर उसने वेयरहाउस में माल रखवाया तो वो अभी ड्यूटी पे नहीं करने वाला है, बाद में पे करने वाला है जब वो क्लियर करवाएगा। तो कहीं अगर वेयरहाउस में उसने कुछ हरकत कर दी या कुछ गलत काम कर दिया जिसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या हो सकता है, ड्यूटी का लॉस हो सकता है। तो अपने रेवेन्यू को बचाने के लिए गवर्नमेंट जब भी आपको वेयरहाउसिंग के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे, आपसे बॉन्ड सबमिट करवाएगी और सिक्योरिटी सबमिट कराएगी। इसलिए उसे बोलते हैं इन बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। जब आप बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउसिंग फाइल करते हो उसे बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री, इन बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। क्यों? क्योंकि तब आपको बॉन्ड साइन करवाया जाता है और जैसे ही आप होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवाओगे गुड्स तो आप उस बॉन्ड से बाहर निकल जाओगे, क्योंकि आप ड्यूटी पे कर दोगे, रिस्क खत्म तो बॉन्ड भी खत्म। तो ऐसे केस में उसे बोलते हैं एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। मतलब आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल कर दिया वेयरहाउसिंग के बाद। ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया। तो ऐसे केस में आपको बॉन्ड ऑन सिक्योरिटी सबमिट करवाना पड़ेगा, गवर्नमेंट करवाएगी आपसे अपने गवर्नमेंट रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए। और दूसरी एक और चीज है कि अब जिस दिन आपका माल आया था अगर उसी दिन क्लियर करवा लेते तो गवर्नमेंट को उसी दिन रेवेन्यू आ जाता, बट आपने उस दिन तक नहीं कराया, आपने वेयरहाउसिंग करवा दी। अब वेयरहाउस में जितने दिन तक माल पड़ा रहेगा गवर्नमेंट का रेवेन्यू उतना ही डिले होता जाएगा। तो जितना डिले होगा उसके लिए गवर्नमेंट क्या लेगी, इंटरेस्ट लेगी। इसकी भी डिटेल में बात करेंगे आगे जाके, चार्ज इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले गुड्स इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट होने के बाद पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन पे गुड्स आता है। तो उसके बाद आप क्या करते हो, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउसिंग फाइल करते हो, फॉर वेयरहाउसिंग फाइल करते हो। इसका मतलब आप बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउसिंग फाइल करने का मतलब अब आप वेयरहाउस में माल रखवाओगे। आप वेयरहाउस में माल रखवाओगे तो वेयरहाउस में माल रखवाओगे, उसके बाद आपने रिक्वेस्ट किया प्रॉपर ऑफिसर को, बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, प्रॉपर ऑफिसर इसका क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा, ऑर्डर परमिटिंग वेयरहाउसिंग। ये आपको परमिट किया जाता है कि आप अपना माल वेयरहाउस में रख सकते हो। तो वेयरहाउस भी तीन टाइप के होते हैं, एक होता है पब्लिक वेयरहाउस, एक होता है प्राइवेट वेयरहाउस, एक होता है स्पेशल वेयरहाउस। पब्लिक वेयरहाउस होता है ऐसा वेयरहाउस जिसमें कोई भी अपना माल रख सकता है। प्रॉपर ऑफिसर को रिक्वेस्ट करेगा, उसे बोलेगा कि पब्लिक वेयरहाउस में मेरा माल रखवा दो। प्राइवेट वेयरहाउस क्या होता है, प्राइवेट वेयरहाउस में हर कोई माल नहीं रख सकता। प्राइवेट वेयरहाउस जैसे अडानी है, रोज रोज वो माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है तो अपना एक प्राइवेट वेयरहाउस बना लेता है जिसके ऊपर कस्टम का कंट्रोल होता है, क्योंकि वेयरहाउस के ऊपर कस्टम का कंट्रोल तो होगा। ठीक है, अब प्राइवेट वेयरहाउस का मतलब है कि अब उसमें माल सिर्फ अडानी रख सकता है। तो मतलब वो जो लाइसेंसी होगा, ओनली लाइसेंसी कैन पुट देयर थिंग्स इन द प्राइवेट वेयरहाउस। और स्पेशल वेयरहाउस ऐसा वेयरहाउस जहां पे सिर्फ नोटिफाइड गुड्स को रखा जाता है, जहां पे सिर्फ नोटिफाइड गुड्स को रखा जाता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, हजार्डियस गुड्स। तो पब्लिक और प्राइवेट वेयरहाउस तो क्या होते हैं, उनके ऊपर तो कस्टम का कंट्रोल तो होता है बट रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल होता है कि कितना माल आपने वेयरहाउस में रख दिया, उसमें से कितना माल आपने होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवा दिया, कितना वहां पे स्टॉक पड़ा, ये पूरा डिटेल किसके पास होता है, कस्टम के पास होता है। और अगर बात करें स्पेशल वेयरहाउस की, तो स्पेशल वेयरहाउस के केस में रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल तो होता ही होता है, रिकॉर्ड तो होते ही होते हैं, साथ में उसका जो लॉक वगैरह होता है वो भी कस्टम ने लगाया होता है। तो अगर आपको उसके अंदर जाना है तो चाबी कस्टम वाले ऑफिसर से मांगनी पड़ेगी, क्योंकि ड्यूटी अब हम कब पे करने वाले, जब हम इसे क्लियर करवाएंगे फॉर होम कंजम्पशन। तो तब तक के लिए क्या करेंगे, तब तक अगर आपने कुछ हरकत कर दी, कुछ गलत काम कर दिया, तो ऐसे केस में ड्यूटी कहां से रिकवर करेगा, डिपार्टमेंट। तो ड्यूटी रिकवर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, आपसे बॉन्ड और सिक्योरिटी साइन करवाएगा जब भी आप बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउसिंग फाइल करोगे। अब बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंसाइनमेंट बॉन्ड, मतलब जो कंसाइनमेंट आने वाली है उसकी ड्यूटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कंसाइनमेंट बॉन्ड इशू किया जाता है। अगर कोई नई कंसाइनमेंट आएगी तो नया बॉन्ड किया जाएगा, तो उसे बोलते हैं कंसाइनमेंट बॉन्ड। ये होता है कि आपके कंसाइनमेंट पे कितना ड्यूटी बनता है उसका 3 टाइम्स आपसे साइन करवाया जाता है। दूसरा होता है जनरल बॉन्ड। अगर मान लो कोई व्यक्ति फ्रीक्वेंट है, उसका आता जाता रहता है माल, तो हर अगर कंसाइनमेंट के लिए वो नया बॉन्ड देने लग गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो उससे एक ही बॉन्ड रख के ले लिया जाता है और उसके आमने सामने वो आता जाता है, एडजस्ट होता जाता है कि कोई माल आया क्लियर हो गया, माल आया क्लियर हो गया। तो उसे बोलते हैं जनरल बॉन्ड। ये पर्सन बेस्ड होता है, उस पर्सन ने जितने भी कंसाइनमेंट मंगाए उस बॉन्ड के सामने हो जाएगा। कितने अमाउंट का होगा ये असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर डिसाइड कर लेगा। उसके बाद मैंने बताया था कि क्या वेयरहाउस में माल कितने भी टाइम के लिए रख सकते हो,
क्या वेयर हाउस में आपको हमेशा के लिए माल रखना अलाउड है? ध्यान रखना, इसमें क्या होता है कि अगर गुड्स किसके काम में आ रहे हैं, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो अगर ईओयू, ईएसटीपी, एसटीपी ने अगर गुड्स मंगवाए हैं तो उनको परमिशेबल है कि वो जितने मर्जी टाइम तक अपने गुड्स को रख सकते हैं, टिल द टाइम ऑफ क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। जब तक वो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं करवा लेते तब तक के लिए रख सकते हैं। वो 5 साल लगे, 10 साल लगे, जितना टाइम लगे वो रख सकते हैं, चाहे कैपिटल गुड्स हो चाहे नॉर्मल गुड्स हो, और उनसे इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं किया जाएगा। मैंने बोला था ना, गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफर हो रहा है तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, बट ईओयू, ईएसटीपी, एसटीपी से रेवेन्यू के ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं किया जाएगा, इंटरेस्ट भी नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात, अगर ईओयू, ईएसटीपी, एसटीपी के अलावा कोई पर्सन है, ईओयू, ईएसटीपी, एसटीपी के अलावा कोई पर्सन है जो वेयर हाउस करना चाह रहा है, तो वो मैक्सिमम 1 साल के लिए क्या कर सकता है, वेयर हाउसिंग करवा सकता है 1 साल के लिए, और उसे एक्सटेंड किया जा सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर परमिटिंग वेयर हाउसिंग। जिस दिन कस्टम ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया वेयर हाउस करने का, उस दिन से 1 साल तक वो वेयर हाउस करवा सकता है। वो वेयर हाउस तो 1 साल तक करवा सकता है, बट 90 डेज के बाद से उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर वो 90 डेज से ज्यादा अगर वो वेयर हाउस कर रहा है तो 91st डे से उसे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आफ्टर 90 डेज एट द रेट 15% पर एनम ऑन ड्यूटी पेबल, जितना भी ड्यूटी बनेगा एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस। जब वो माल को क्लियर करवाएगा होम कंजम्पशन के लिए, तब कितना ड्यूटी बनेगा उसके ऊपर 15% पर एनम की रेट से 91st डे से चालू हो जाएगा इंटरेस्ट, और जब तक पेमेंट नहीं हो जाता तब तक के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसका एग्जांपल मैं बता दूंगा। हाँ, अब बताओ कि माल जब मैंने क्लियर करवाया होम कंजम्पशन के लिए, तब मान लो ड्यूटी बनी 0, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी 0 है, या फिर मान लो मैंने वहीं से माल क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। अब इंडिया में तो माल आया ही नहीं, तो मैंने वेयर हाउस से एक्सपोर्ट कर दिया, तो कोई भी ड्यूटी नहीं बनेगी। तो जब ड्यूटी ही नहीं बनेगी, जब प्रिंसिपल ही नहीं है, तो इंटरेस्ट का सवाल पैदा नहीं होता, नो इंटरेस्ट पेबल। ठीक है, अगर नो ड्यूटी इज पेबल देन नो इंटरेस्ट इज पेबल। अब एक बात ध्यान रखना कि आपको वेयर हाउस में परमिट किया कि आप 5 महीने के लिए माल रख लेना, 5 महीने के लिए माल रख लेना। अब 5 महीने पूरे हो गए और आपने अपना माल रिमूव नहीं किया, ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, हम कस्टम ड्यूटी किस दिन की लेते हैं, जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल किया, उस दिन का कस्टम ड्यूटी लेते हैं और उस हिसाब से अपन कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करते हैं। अब 5 महीने हो गए, आपको जो टाइम पीरियड दिया था उतने टाइम पीरियड में आपने रिमूव नहीं किया, ये 5 महीने निकल गए, आपने अभी तक बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं किया। तो जब आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे वो डिले हो गया, तो ऐसे केस में जिस दिन आपके ये 5 महीने खत्म हो गए थे, मतलब जिस दिन आपको जितना टाइम परमिट किया गया था, एक्सटेंडेड टाइम किया गया था, उस दिन को कितनी कस्टम ड्यूटी का रेट था, वो रेट आपको अप्लाई करके कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करनी है। ये माना जाएगा कि जिस दिन आपका टाइम पीरियड खत्म हो गया, जिस दिन आपका टाइम पीरियड खत्म हो गया वेयर हाउस का, इसका मतलब आपने इम्प्रॉपरली रिमूव कर लिए गुड्स। सो इफ गुड्स नॉट रिमूव्ड विद इन परमिटेड टाइम पीरियड, गुड्स शैल बी डीम्ड टू बी रिमूव्ड ऑन एक्सपायरी ऑफ परमिटेड टाइम पीरियड। सो इन सच केस, डे ऑन विच परमिशेबल एक्सटेंडेड टाइम पीरियड एंड शैल बी कंसीडर्ड रेलेवेंट डेट फॉर कंसीडरिंग डेट ऑफ ड्यूटी। तो समझ में आ गया ये चीज, तो ये बात समझ में आती है। तो क्या समझ में आया कि अगर ईओयू, ईएसटीपी, एसटीपी तो कितने मर्जी टाइम पीरियड के लग सकता है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। उसके अलावा अगर कोई बंदा होगा तो 90 डेज तक वो रख सकता है, ऑर्डर पास होने से वेयर हाउसिंग का, वहां से 90 डेज तक वो वेयर हाउस में रख सकता है, और उसके बाद भी रख सकता है, पर उसके बाद अगर रखेगा तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जब तक वो पेमेंट ऑफ ड्यूटी नहीं कर देता। एक्सचेंज रेट सीबीआईसी की नोटिफाइड एक्सचेंज रेट होगी ऑफ फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री। फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री जो आपने फाइल करी है, भले वेयर हाउसिंग के लिए भले ही आपने की हो होम कंजम्पशन के लिए, उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी आप यहां पे यूज करोगे। ओनर कैन डील विद द गुड्स, ओनर ने माल तो रखवा दिया वहां पे वेयर हाउस में, तो उसके साथ क्या वो डील कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। उसे इंस्पेक्ट कर सकता है, सोर्ट कर सकता है, किसी को सेल करना है तो उसे दिखा सकता है गुड्स, एंश्योर कर सकता है गुड्स नॉट डैमेज और डिट्रियोट, गुड्स डैमेज या डिट्रियोट नहीं हुए। अब मुझे बताओ कि क्या उस वेयर हाउस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है? उस वेयर हाउस के अंदर क्या मैन्युफैक्चरिंग अलाउड है? बिल्कुल। इंपोर्टर कैन परफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन ऑन वेयर हाउस गुड्स इन द प्राइवेट और स्पेशल वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस में नहीं हो सकती, पर अगर प्राइवेट और स्पेशल वेयर हाउस है तो ऐसे केस में आप वहां पे प्रोसेस कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। अब मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद आप क्या करोगे उन गुड्स का? 2 हो सकते हैं, या तो आप अपनी डोमेस्टिक मार्केट में सेल कर दोगे। हुआ क्या, मैंने इंपोर्ट किया माल, अब इंपोर्ट करके माल से मैंने एक फिनिश गुड्स बनाया। अब फिनिश गुड्स बनाने के बाद हो सकता है मैं उसको डोमेस्टिक मार्केट में सेल कर दूं, हो सकता है मैं एक्सपोर्ट कर दूं उसको, ठीक है। तो मतलब अब मैंने जो गुड्स मंगवाया था उसे या तो एक्सपोर्ट किया या डोमेस्टिक मार्केट में सेल किया। तो अगर मैंने डोमेस्टिक मार्केट में सेल किया है, ठीक है, ध्यान रखना जब आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो कुछ वेस्ट जनरेट होगा, ठीक है। अगर आपने डोमेस्टिक मार्केट में सेल किया है तो जो डोमेस्टिक मार्केट में सेल करोगे उसके ऊपर तो ड्यूटी पे करना ही पड़ेगा। दूसरी बात उसके ऊपर आपका जो वेस्ट था
जो वेस्ट आपका जनरेट हुआ था वो जो रिलेटेड टू था, जो डोमेस्टिक मार्केट में आपने सेल किया उसके रिलेटेड जितना भी वेस्ट था, उस वेस्ट के अंदर जितना भी इंपोर्टेड मटेरियल था, क्योंकि सिर्फ इंपोर्टेड मटेरियल तो मैन्युफैक्चर में यूज नहीं किया होगा, दोनों किए होंगे, दूसरा भी यूज किया होगा, तो ऐसे केस में जितना वेस्ट आपने जनरेट किया उसमें से जितना वेस्ट आपके इंपोर्टेड मटेरियल से रिलेटेड है और जो माल आपने इंडिया में सेल कर दिया, उस मटेरियल के ऊपर, उस वेस्टेज मटेरियल के ऊपर आपको लायबल टू ड्यूटी हो, ड्यूटी पे करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आउटपुट आपने एक्सपोर्ट कर दिया, अगर जो फिनिश गुड्स बनाया वो एक्सपोर्ट कर दिया, उसके रिलेटेड जितना वेस्ट है उसमें जो इंपोर्टेड गुड्स है उसको अगर आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, अगर उस वेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया तो ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी। अगर वेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो ऐसे केस में उसके अंदर जितना इंपोर्टेंट मटेरियल का माल है उसके ऊपर आपको ड्यूटी पे करना पड़ेगा। इसको समझेंगे अपन एक एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए मैंने रबर इंपोर्ट किया और मैं टायर बनाता हूं और मैंने वेयरहाउस में ही बनाया, प्राइवेट या स्पेशल वेयरहाउस में। रबर मैंने जो इंपोर्ट किया था वो 1500 किलो किया था, 1500 किलो 1500 केजी। अदर प्रोडक्ट जो यूज किए थे वो 210 केजी किए थे, तो मतलब इसके ऊपर रबर के ऊपर ड्यूटी पेबल थी, बट मैंने वेयरहाउस कर दिया तो ड्यूटी नहीं पे करना पड़ा, पर अदर प्रोडक्ट के ऊपर ड्यूटी पेबल नहीं थी। टोटल टायर प्रोड्यूस हुए 100 और एक टायर का वेट है 16.5 केजी, 16.5 केजी। तो इसका मतलब, और 100 जो टायर बनाए थे उसमें से 75 टायर्स आपने क्या कर दिए, एक्सपोर्ट कर दिए, 25 टायर्स आपने इंडिया मार्केट में बेच दिए। तो कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले वेस्टेज का, वेस्टेज कितना हुआ। तो देखो हमने टोटल इनपुट कितना यूज किया, 1500 केजी प्लस 210 केजी, तो मतलब टोटल 1710 केजी हमने इनपुट यूज किया। उसमें से आउटपुट कितना निकला, 100 टायर 100 टायर इंटू 16.5 केजी का एक टायर है, तो टोटल 1650 केजी आपका क्या निकला, इनपुट निकला, आउटपुट निकला। तो वेस्ट कितना हो गया, 60 केजी। तो 60 केजी आपका वेस्टेज हो गया। अब 60 केजी में से ये देखना पड़ेगा कि ये जो 60 केजी वेट हुआ है वेस्टेज, इसमें से कितना आपका एक्सपोर्ट के लिए है और कितना आपने जो डोमेस्टिक मार्केट में सेल किया उसके लिए है। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो 60 केजी में से 100 टायर प्रोड्यूस करने पे 60 केजी आपका माल वेस्ट हुआ है, तो 75 टायर के लिए कितना होगा, 45 केजी। तो ये एक्सपोर्ट वाले टायर से रिलेटेड वेस्टेज कितना हो गया, 45 केजी। अगर आप 45 केजी का पूरा जो वेस्टेज है उसे डिस्ट्रॉय कर देते हो तो आपको कोई ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी। बट अगर आप इस 40 केजी को डिस्ट्रॉय नहीं करते हो तो हम देखेंगे कि इस 45 केजी में रबर कंटेंट कितना है, क्योंकि जो वेस्टेज हुआ होगा वो पूरे 1710 में से है, मतलब इसमें जो 210 किलो का वो दूसरा प्रोडक्ट था वो भी हो सकता है वेस्ट। तो इसमें से देखेंगे कितना वेस्टेज रबर का है जिसके ऊपर ड्यूटी पे करना था। तो 45 केजी इंटू 1500 जो रबर था आउट ऑफ 1710, तो बाकी बचा 34.5 केजी। तो इतना कंटेंट रबर कंटेंट है जो वेस्ट में है। अगर आपने वेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो 34.5 केजी पे आपको क्या देना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। अगर वेस्ट रिलेटेड है डोमेस्टिक सेल से रिलेटेड, तो डोमेस्टिक सेल से रिलेटेड कितना होगा, 60 केजी इंटू 25 टायर आउट ऑफ 100, तो 15 केजी डोमेस्टिक सेल से रिलेटेड वेस्ट है। अब इसके अंदर कितना रबर कंटेंट है, इसके अंदर रबर कंटेंट है 15 केजी इंटू 1500 डिवाइड बाय 1710, मतलब टोटल 1710 का इनपुट यूज किया जिसमें से 1500 क्या था, रबर कंटेंट था। तो ऐसे केस में 13.2 केजी क्या हो जाएगा आपका रबर कंटेंट, जिसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, ड्यूटी पे करना पड़ेगा। तो समझ गया आपको। तो इस प्रकार से वेस्ट जनरेट कैलकुलेट करके उसके ऊपर ड्यूटी पे किया जा सकता है। अब कुछ केसेस में ये माना जाएगा कि आपने गलत तरीके से गुड्स को रिमूव किया है वेयरहाउस से। कौन कौन से केसेस में, अगर सेक्शन 71 के कॉन्ट्रावेंशन में आप गुड्स को रिमूव करते हो। सेक्शन 71 बोलता है कि आप किसी पर चीज के लिए मतलब एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर उसको दूसरे वेयरहाउस में ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर बिल ऑफ एंट्री फाइल करके अपने घर लेके जा सकते हो। आपने उसके बिना ही आपने रिमूव कर दिया, दैट इज कॉल्ड रिमूवल ऑफ गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 71। आपको जितने टाइम पीरियड के लिए अलाउ किया था वेयरहाउस में रखने के लिए, उतने टाइम पीरियड में अगर आपने गुड्स को क्लियर नहीं किया तो उसे भी क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर रिमूवल ऑफ द गुड्स। गुड्स नॉट क्लियर फॉर होम कंजम्पशन, ना ही गुड्स आपने होम कंजम्पशन के लिए क्लियर किया, ना ही गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया, और ना ही आपका गुड्स वेयरहाउस में पड़ा। इसका मतलब आपने गुड्स का क्या कर दिया, स्कैम कर दिया, गुड्स को गायब कर दिया। तो ये भी क्या करेगा, इम्प्रॉपर रिमूवल ऑफ द गुड्स कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वेयरहाउस चैप्टर होता है कंप्लीट। अब ध्यान रखना, इसमें मैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ चीजें बता देता हूं। कि आपको क्वेश्चन आएगा कि आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो ध्यान रखना, पहली बात आपको देखना है, सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ड्यूटी पेबल। जब ड्यूटी पेबल कैलकुलेट करोगे तो वहां पे ध्यान रखना एक्सचेंज रेट कौन सी लेनी है, जिस दिन आपने फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है। फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री भले ही वेयरहाउसिंग के लिए हो, वेयरहाउसिंग वाली बिल ऑफ एंट्री क्या बोलते हैं, इनबाउंड बिल ऑफ एंट्री, तो उस दिन का एक्सचेंज रेट आपको लेना है। दूसरा,
आपको कस्टम ड्यूटी का जो रेट लेना है, कस्टम ड्यूटी का जो रेट लेना है, तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि जितने टाइम पीरियड के लिए आपको परमिट किया गया था उतने टाइम पीरियड में आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल कर दिया, तो जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल कर दिया उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी लोगे। और अगर आपने उतने टाइम पीरियड में नहीं किया, मान लो जितने 5 महीने अलाउ किए थे 5 महीने में आपने रिमूव नहीं किया, उसके बाद आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपको 5 महीने जहां पे खत्म हो गया, आपका परमिटेड टाइम पीरियड जहां पे खत्म हो गया, उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी आपको लेना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ ड्यूटी कैलकुलेशन। उसके बाद जब ड्यूटी कैलकुलेट हो जाएगी तो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, और इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा तो ध्यान रखना उसके अंदर क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करते टाइम आपको सबसे पहले 90 डेज काउंट करने हैं फ्रॉम दी ऑर्डर, 90 डेज फ्रॉम दी ऑर्डर। सबसे पहले देखना अगर ईओयू, ईएसटीपी या एसटीपी है तो ऐसे केस में उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। उसके अलावा अगर है तो 90 डेज काउंट किए जाएंगे, कहां से, जिस दिन ऑर्डर पास किया गया। मान लो ऑर्डर पास किया गया 15 जनवरी को, तो आप क्या करोगे, 16 जनवरी से स्टार्ट करोगे। 16 जनवरी से स्टार्ट करोगे तो 15 दिन जनवरी के, 28 दिन 16 दिन जनवरी के प्लस 28 दिन फरवरी के, 31 दिन मार्च के प्लस 15 दिन आपके अप्रैल के, ये हो गए आपके 90 दिन। तो 15 अप्रैल आपका क्या हो जाएगा, 90th डे हो जाएगा। ये क्या हो गया, 90th डे। तो अब आपको 16 अप्रैल से लेके आपको क्या लगना लग जाएगा, इंटरेस्ट लगने लग जाएगा। तो 16 अप्रैल से लेके जिस दिन आप पेमेंट करोगे उस दिन तक का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने पेमेंट कर दिया 21 अप्रैल को, तो ऐसे केस में 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो 6 दिन का आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस को टैकल कर लेना, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये आपको मैंने चैप्टर करवा दिया, इसके क्वेश्चंस भी करके देख लेना, कोई दिक्कत आए तो मुझसे आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।